अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज हम अपना टॉपिक एक और पढ़ेंगे टॉसिस का। ये बताते चलूँ मैं आपको कि आइलेट का ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इसका यूक्यूज़ आता होता है। आइलेट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, ठीक है। पहले मैंने बताया था आपको कि एक लेज़ियन इंपॉर्टेंट था, फिर स्टाई इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर स्टाई के बाद फिर इंट्रोपियन एक्ट्रोपियन इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स बता रही हूँ मैं आपको। और फिर ये होगा टॉसिस होगा। इसके बाद हमारे पास अगर कार्सिनोमा की बात करें तो बेसल सेल कार्सिनोमा सिर्फ, ठीक है। सो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए आपको। हम स्टार्ट करते हैं टॉसिस। टॉसिस क्या होता है? टॉसिस को एक और नाम है ब्लीफेरोप्टोसिस, ठीक है। तो ब्लीफेरो जब भी हम नाम लेते होते हैं तो आइलेट को ही कहते होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल ड्रूपिंग ऑफ द अपर आइलेट, आपकी जो अपर आइलेट है उसकी वो ड्रूप कर गई है, वो ओपन नहीं हो रही, इसे हम कहते हैं टॉसिस। ये हमारी डेफिनेशन हो गई है। अब ये है आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक होता है सीडोप्टोसिस, ठीक है। सीडोप्टोसिस क्या होता है? अब आपकी देखें, आपकी सपोज करें ये आपकी आई बॉल है, या फिर सपोज करें ये आपकी आई बॉल है, ठीक है। ये आई बॉल है। आई बॉल के ऊपर आपकी जो है ये आईलेट है, ठीक है। सो इसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है। आई बॉल ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है ताकि आइलेट भी अपनी पोजीशन पे रहे। किसी वजह से जो आपकी आई बॉल है वो सुकड़ जाए, ठीक है। सुकड़ इन सेंस कि आपके ना वो छोटी हो जाए, या तो वो एनाफ्थाल्मोस हो जाए, वो अंदर तक धंस जाए। जैसे कोई ट्रॉमा लग जाता है, जैसे हम ब्लो आउट फ्रैक्चर कहते हैं, सामने से कोई आंख पे ज़ोर से कोई बॉल मार दे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो आई बॉल है वो अंदर की तरफ उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, वो शॉक में चली जाएगी और वो छोटी हो जाएगी। जब छोटी हो जाएगी तो जो ये ऊपर आइलेट है ये अपना मेंटेन नहीं रख पाएगा ना, क्योंकि उसे कर्वेचर नहीं मिल रहा है एक तरह जो मेंटेन रखता था, तो वो ड्रूप कर जाएगी, ठीक है। वो ड्रूप कर जाएगी तो इसे हम कहते हैं कि ये सुडो प्रोसेस है। मेन मसला हमारा आइलेट का नहीं है, मेन मसला किसका है? आई बॉल का है। और इसके अलावा इन्होंने एक और दिया हुआ है माइक्रोफ्थैल्मिया, क्या होता है कि आंख बाकायदा छोटी हो। इसके अलावा एक होता है आपका फथाइसिस बल्बाए, ये भी आप याद कर लें, फथाइसिस बल्बाए, ठीक है। फथाइसिस बल्बाए का मतलब यही होता है कि अगर इंट्राओकुलर प्रेशर आपका निकल जाए, ठीक है, या फिर एंटीरियर चैम्बर जो है वो कम हो जाए, एंटीरियर चैम्बर आपका आई का इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाए बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपकी आंख जो है वो पिचक जाती है। उससे क्या हो जाएगा, आपकी आइलेट जो है वो ड्रूप कर जाएगी। चलें जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन हम इसकी है कंजेंटल है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। अब हमने जब एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन पढ़ा था तो वहाँ हमने कहा था कि वहाँ जो मोस्ट कॉमन था वो एक्वायर्ड था और एक्वायर्ड में सिनाइल था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंजेंटल मोस्ट कॉमन है। बहुत ज़्यादा इसमें बच्चे आती होती हैं ड्रूप ऑफ द आइलेट के साथ, ठीक है। तो हमारा तकरीबन अगर आप कहें तो समझ लें कि आपको जो 80% केसेस में जो है ना वो कंजेंटल होते हैं। अब कंजेंटल में आपके डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, कौन कौन सी होती हैं वो कहते हैं कि सिंपल कंजेंटल टॉसिस होता है, मार्कस गंजा होता है एक, ब्लीफेरोफाइमोसिस होता है एक, और दो ये पॉइंट है, ये भी आप ऐड कर लें, ठीक है। मैं वो पॉइंट आपके ना जो जोगी में होते हैं एडिशनल वो मैं ऐड करवा देती हूँ, तो आप ऐड कर लिया करें अपने जोतोई के ऊपर ही। सो इसके अलावा लेवटर मसल की माल डेवलपमेंट हो सकती है कि वो डेवलप ही सही नहीं हुई, या फिर कंजेंटली ही वो जो आपका मसल है वो वीक हो। अच्छा जी, अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड आपको पता है कि कोई सेकेंडरी कोई भी कॉज हो सकती है, सेकेंडरी आपका कोई डिजीज़ हो सकती है आई की, ठीक है। सो आपकी आई में या तो न्यूरोजेनिक हो सकता है, मायोजेनिक हो सकता है, अपर न्यूरोटिक हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ इसके नाम सुन लें, हम ये करते हैं, उसके बाद हमने एक्वायर्ड ही करने, डिटेल में यही करना है। मोस्टली आपके चांसेस होते हैं कि आपके इनमें से कोई एक टाइप आ जाए या फिर कंजेंटल आ जाए। अब हम कंजेंटल की नेक्स्ट बात करते हैं। जो आपका सिंपल कंजेंटल टॉसिस होता है वो मतलब क्या है कि वो यूनिलेटरल हो सकता है और बायलेटरल भी, लेकिन मोस्टली जैसे चांसेस होते हैं कि यूनिलेटरल हो। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसमें ना जो स्किन की आपकी जो आइलेट के ऊपर मैंने बताई थी आपको कि आइलेट क्रीज होती है, वो क्या होती है, वो इसमें नहीं होती, ठीक है। आइलेट क्रीज एब्सेंट होती है बिल्कुल। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, ये आपकी जो है वो कंजेंटल है और सिंपल टॉसिस है। इसमें देखें आपकी यूनिलेटरल है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी आइलेट के ऊपर क्रीज होती है नॉर्मली वो एब्सेंट है। ये नॉर्मल आई देखें, नॉर्मल आई में क्या है कि ये क्रीज प्रेजेंट है और यहाँ पे नहीं है। अब इसमें एक आपकी जो है ना मतलब क्रीज एब्सेंट होगी। इसके अलावा आपकी जो टोटिक लिड होती है वो हायर होगी देन नॉर्मल इन डाउन गेज पोजिशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो आई है जो ड्रॉप की हुई है, ठीक है, ये आप सपोज करें आपकी आई है
और इसकी आईलेट ने ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी आई है आपकी, दूसरी आई डाउन गेज में जब जाएगी तो वो बहुत नीचे तक जाएगी, लेकिन जो टॉटिक होती है वो वहीं अपनी जगह पे ही रहेगी। मीन ना ही वो रिलैक्स कर रही है, ना ही वो कंट्रैक्ट कर रही है, ना ही वो ऊपर जा रही है, ना ही वो ज़्यादा नीचे आ रही है। सही हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आपको एक और बात लिखी हुई है कि लिवेटर जो फंक्शन है वो रिड्यूस होता है इसमें, ठीक है। लिवेटर फंक्शन जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ आपका लिवेटर ठीक है, बस इसका थोड़ा सा फंक्शन ख़राब हुआ है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट हैं जो कि आपके सिंपल कंजेंटल टॉसिस के हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट की कि आपकी जो मार्कस गंज या विंकिंग टॉसिस होता है, इसे हम कंजेंटल सिनकाइनेटिक टॉसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका मेन नाम है। इसमें क्या होता है कि आपके जो थर्ड किडनी नर्व थी, थर्ड किडनी नर्व ही वो नर्व है जो कि आपके लिवेटर जो मसल था जो कि आपकी आईलिड को उठा रहा था, ठीक है, उसे सप्लाई करती है। एक और नर्व होती है जिसे हम कहते हैं फिफ्थ नर्व, ठीक है, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ये सप्लाई करती है आपके जितने भी आपके होते हैं मास्टिकेशन के मसल्स होते हैं, ठीक है, मसल्स और मास्टिकेशन होते हैं, उनको सप्लाई कर रही होती है। अब होता क्या है कि इसकी और इसकी कुछ फाइबर्स की क्रॉस इनर्वेशन हो जाती है कि नॉर्मली जो थर्ड नर्व ने एलिवेट करनी थी हमारी आईलिड को, वो एलिवेट नहीं कर रहा, वो ड्रूप कर गई है, उसका वो फंक्शन ख़राब हो गया है। लेकिन फिफ्थ नर्व के जो कुछ फाइबर्स होती हैं वो क्रॉस इनर्वेट करके थर्ड नर्व में चले जाते हैं। इसलिए जब बंदा अपनी जो माउथ है वो ओपन करता है तो उसकी जो लिड होती है वो ओपन हो जाती है, जबकि बाकी कंडीशन में वो ड्रूप ही हुई होती है। मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये देखें, ये आपके नॉर्मल जो पेशेंट होगा उसकी आंख जो होगी वो क्लोज होगी, ठीक है, ड्रूप की होगी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि आप अपना मुंह खोलें, जब मुंह खोलेगा तो उसकी जो आंख है वो ओपन हो जाएगी, सही है। इस तरह से इसकी क्रॉस इनर्वेशन की वजह से आपकी जो फिफ्थ नर्व सप्लाई कर रही होती है उसको, ठीक है, सो वो फंक्शन करती है। सो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, सो आप इसे याद रख लें। इसके बाद आपकी नेक्स्ट टाइप आती है, वो है ब्लीफेरोफाइमोसिस सिंड्रोम। अब मैंने आपको जो पिछले टॉपिक था उसमें मैंने बताया था आपको ब्लीफेरोफाइमोसिस क्या होता है कि लेटरल साइड पे जो आपका कैंथस होता है वहाँ पे उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है। कंट्रैक्शन होने की वजह से जो लिड है वो ड्रूप सी लग रही होती है। अब ये सिंड्रोम है, ठीक है, सिंड्रोम है तो मीन कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसके अंदर। एक तो हम पढ़ रहे हैं कि खुद टॉसिस होगा इसके अंदर, ठीक है, टॉसिस तो होगा ही होगा। इसके अलावा इसके अंदर एक नाम ये आ गया तो ब्लीफेरोफाइमोसिस होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, टेलीकैंथस होगा। टेलीकैंथस का मतलब क्या होता है, टेलीकैंथस ये होता है कि आपकी जो ये आई और ये आई है इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए। इसके बाद आपका एपिकैंथस होगा। एपिकैंथस आपको याद होगा, मैंने कल ही जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि आपकी जो मीडियल साइड है यहाँ पे एक ऐसा फोल्ड होता है जिससे लगता है कि आपको ना स्क्विंट है और आईलिड, क्योंकि ऊपर से ब्लीफेरोफाइमोसिस भी यहाँ पे कंटेक्ट हो गया तो आईलिड बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं एपिकैंथस इन्वर्सिस, ठीक है, और क्योंकि वो नीचे की तरफ आई होती है। तो ये आपके जो हैं 1 2 3 4 पॉइंट्स जो हैं वो उसमें आपने ऐड करने हैं इस सिंड्रोम में। ये भी एक सिंड्रोम है जिसमें हमारी आईलिड जो है वो क्या होती है, ड्रूप की होती है। उसके बाद ये समझ लें कि कंजेंटल प्रॉब्लम है तो कंजेंटली ही ये प्रॉब्लम है सारी कि इसमें लेटरल साइड पे कोई फोल्ड आ गया है, मीडियल साइड पे कोई फोल्ड आ गया है, टॉसिस हो गई है वगैरह वगैरह। आगे हम 2 पॉइंट हमने ऐड करवाए थे मैंने आपको, तो उसमें क्या था कि आपको जो लिवेटर मसल है उसका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाए। इसके अलावा कंजेंटल वीकनेस हो जाए सुपीरियर रेक्टस की, क्योंकि सुपीरियर रेक्टस भी वो मसल है जो कि आपकी आईलिड को उठाने में हेल्प करता है। अगर इसका प्रॉब्लम हो जाए तब भी हमारी जो आईलिड है वो ड्रूप कर सकती है। चलें जी, ये आपका जो है आपके टॉपिक जो थे कंजेंटल वाले कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे आपके बुक में स्टार्ट होंगे न्यूरोजेनिक से। तो आपने न्यूरोजेनिक जो है वो आपके एक्वायर्ड काजेज होती हैं, ठीक है, वहाँ से हमें स्टार्ट करने हैं। सो हम पहले करते हैं कि न्यूरोजेनिक से क्या आपको आइडिया हो रहा है कि कोई ना कोई नर्व का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हमने पढ़नी है कि इसमें नर्व का प्रॉब्लम है तो कौन सी नर्व का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमें तो याद है कि हमारी जो थर्ड क्रेनियल नर्व थी वो सप्लाई कर रही थी हमारी लिवेटर मसल को, ठीक है। इसके अलावा कौन सी सप्लाई कर रही थी, ये सप्लाई कर रही थी सुपीरियर रेक्टस को, ठीक है। अगर थर्ड क्रेनियल नर्व जो है इसकी पैरालिसिस हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी जो है ना लिवेटर फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। जब जो चीज़ उठाई आईलिड को रही है वो सब ख़राब हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी जो आईलिड है वो ड्रूप कर जाएगी और कम्प्लीटली ड्रूप कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिवेटर मसल का फंक्शन जो है वो क्या हो गया है,
ख़राब हो गया है। इसके अलावा आपको याद होगा कि थर्ड नर्व सिर्फ और सिर्फ इस मसल को ही सप्लाई नहीं कर रही थी, बल्कि वो बाकी चीज़ों को भी सप्लाई कर रही थी। किसी वजह सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई कर रही थी, इन्फीरियर रेक्टस को सप्लाई कर रही थी, मीडियल रेक्टस सप्लाई कर रही थी, ठीक हो गया। और इसके अलावा इन्फीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रही थी। अब इन सब मसल की अगर हम क्रॉस कर दें, इसको ये क्रॉस हो गया, ठीक है, मतलब सप्लाई नहीं हो रही है, तो आपकी ये आई है, ये आई वॉल है, ये आपका कॉर्निया है। अब ये वाली जो थी मीडियल है, ठीक है, अगर ये भी ख़राब हो गया है, ये भी चला गया है, ये भी चला गया है, ये भी चला गया है, ऊपर से ड्रूप कर गई है। अब आईलेट ड्रूप तो की हुई है, अगर हम उसकी जो आईलेट उठा के देखेंगे तो आई का क्या हाल होगा। ये सारी ख़राब हो गई हैं, तो हमारी जो आई है यहाँ पे जो फोर्स है वो ख़त्म हो। सो आपकी जो आई है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। आपको अच्छी से समझ आ गई होगी कि ये मसल ख़राब, ये मसल ख़राब, ये भी ख़राब, ये भी ख़राब, तो आई ने यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है पकड़ रखने की, तो आई आपकी बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। अगर आपकी आई बाहर की तरफ मूव कर जाती है तो हम इसे कहते हैं एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया का मतलब ये है कि आपका ऐसा स्क्विंट हो गया है जिसमें आई बाहर की तरफ मूव कर गई है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, आप याद करें कि थर्ड नर्व किसको सप्लाई कर रही थी, और थर्ड नर्व सप्लाई कर रही थी हमारे, ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किसको सप्लाई करेगी, स्फिंक्टर को, स्फिंक्टर पिपुलाई को, ठीक हो गया। तो स्फिंक्टर पिपुलाई सप्लाई कर रही थी, तो अब हमारा क्या होगा, जो हमारा पिपल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा। कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, थोड़ा सा डायलेट हो जाएगा, डायलेट की पोजीशन में आ जाएगा। सो आपकी जो आई है वो कैसे नजर आएगी, ये आपकी आई है, सपोज करें, और ये आपका नोज़ है यहाँ पे, तो ये जो ये बाहर तरफ मूव कर जाएगी। करने के बाद आपका जो बीच में आपका पीपल था, पीपल वाला एरिया था, सपोज करेंगे ये वाला, ये मिड डायलेटेड की पोजीशन में आ जाएगा। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी कि थर्ड नर्व की जैसे सिर्फ टॉसिस ही नहीं होता बल्कि बहुत सी और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसकी डायग्राम। ये देखें, ये आपकी पेशेंट आई है आपके पास, ठीक है, उसकी आईलेट ड्रूप है, हमें लगा सिर्फ ड्रूप है। हमने जब इसकी आईलेट को उठा के देखा तो इसकी आई जो थी वो बाहर की तरफ मूव की हुई थी, ठीक है, और जब हमने लाइट डाली तो उसका जो पीपल है वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था और थोड़ा सा डायलेट पोजीशन की फॉर्म में था, ठीक है, और इसके अलावा आउटवर्ड भी थी और डाउनवर्ड भी मूव की हुई थी। सो आपको अच्छे समझ आ गई होगी कि थर्ड नर्व की वजह से जो है हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, और मसल की प्रॉब्लम आ गई है तो हमारी जो आई की मूवमेंट है, ये आई की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होगी। इस पेशेंट को हम कहेंगे कि आप दाएं देखें बाएं देखें, तो वो नहीं देख पाती क्योंकि उसके सारे मसल्स ही ख़राब हो गए हैं। अच्छा जी, ये आपकी बात हो गई है, थर्ड के नर्व की डिटेल में बात हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है। अब मैंने बात की थी आपको कि आपके थर्ड नर्व के अलावा आपका एक होता है मुलर्स मसल, ठीक है, मुलर्स मसल सप्लाई कर रही होती है कौन, सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही होती है, ठीक है। सिंपैथेटिक सप्लाई जो आ रही होती है इसको अगर ये कट ऑफ हो जाए, तो हमारे जो मुलर्स मसल हैं उनका फंक्शन क्या था, उनका फंक्शन ये था कि उन्होंने हमारी आईलेट को मतलब ओपन करवाना था, ठीक है, मतलब कांटेक्ट करवाना था। अगर यही ख़राब हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी पार्शियल टॉसिस हो जाएगी, मीन कम्प्लीटली आंख बंद नहीं होगी क्योंकि इसने तो थोड़ा बहुत काम करना था ना, तो पार्शियल टॉसिस हो जाएगी इसके अंदर। और आपकी जो आईलेट है, सपोज करेंगे आपकी आईलेट है तो ये ड्रूप कर जाएगी, आधी आंख खुली सी रहेगी लेकिन ज़्यादा नहीं खुली, थोड़ी सी आपकी डाउन करेगी। इसके अलावा मुलर्स मसल लोअर आईलेट में भी होते हैं, तो लोअर आईलेट भी आपकी थोड़ी सी ऊपर की तरफ होगी, इसे हम कहते हैं इन्वर्स टॉसिस, मीन नीचे वाले आईलेट ऊपर की तरफ चली गई जिसे हम कहते हैं इन्वर्स टॉसिस। सो मैं दिखा देती हूँ डायग्राम आपको, ये देखें, ये आपकी है आई, ठीक है, इसमें इसकी सिंपैथेटिक सप्लाई ख़राब हो गई है, तो इसकी वजह से आपकी जो आई है इसके मुकाबले में जो है वो थोड़ी सी ड्रॉप कर गई है, नीचे वाली भी थोड़ी सी ऊपर होगी। इसके अलावा वो कहते हैं आपको कि एनहाइड्रोसिस भी हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, और इप्सिलेटर मियोसिस भी हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि मियोसिस भी इसके अंदर मतलब आईलेट जो आपकी है पीपल जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही थी, आपकी सिंपैथेटिक सप्लाई जो आ रही थी वो करवा रही थी डायलेट, ठीक है, आपकी आई को डायलेट करवा रही थी। अगर वो चली जाए सप्लाई आपकी तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मीन थोड़ा सा आपका मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस मतलब ये है कि पीपल जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे माइजानिक की तरफ। माइजानिक बहुत सिंपल है, आपने कुछ भी याद नहीं रखना इसमें कि इसमें ना आपकी मसल्स क्या प्रॉब्लम होगा, मसल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मिस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है। अब मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है,
आपके पास पेशेंट आता है, वो कहता है कि जब मैं मेरी आंखें वैसे ठीक रहती हैं, लेकिन जब मैं रात को घर जाता हूँ तो मेरी जो आईलिड है वो मैं उठा नहीं पाता, ठीक है। या फिर अगर मैं बहुत काम कर लूँ तब भी मेरी आंख जो है, मेरी आईलिड जो है वो क्लोज हो जाती है, वो मैं खोल नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि ये मास्थीनिया ग्रेविस है, जो कि इवनिंग के साथ या काम करने के साथ जो है बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को डिप्लोपिया भी हो सकता है। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बायलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। यूनिलेटरल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है। इसके लिए हमने कहा कि इवनिंग के साथ इसके जो है वो वर्स हो जाता है इफेक्ट, और इसके अलावा डिप्लोपिया होता है, ठीक है। सो आपने बातें याद रख लेनी है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूलर थेरापैथी। एक्यूलर थेरापैथी में ये होता है कि इसमें आपकी जो आई की मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और इसके अलावा आपकी जो डिप्लोपिया होता है वो इसके अंदर नहीं होता, और इसके अंदर जो टॉसिस होता है वो बायलेटरल होता है, ठीक है। सो आपने बात याद रख लेनी है कि इसमें एक्यूलर जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं आगे आपकी मायोटोनिक थेरेपैथी में क्या होता है कि आपके जो मसल्स है, कोई भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो गई, सपोज करें तो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो मसल्स के जो आपके न्यूरोजेनिक फाइबर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अटैक कर लेते हैं ऑटोइम्यून की रिएक्शन की वजह से। तो इसकी जैसे आपको मायोटोनिक थेरेपैथी हो जाती है। आपने सिर्फ इसके नेम याद रख लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, कि एपोन्यूरोटिक जो टॉसिस होता है उसकी वो क्या होता है। अब मैंने बताया था आपको कि आपका जो लेवेटर मसल आ रहा होता है वो अटैच होता है कैसे, एपोन्यूरोसिस बना के, ठीक है, एक शीट की फॉर्म बना के वो अटैच हो जाता है। अब जो शीट अटैच हो रही है, इसकी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी डीहेसेंस हो जाती है, ठीक है, डीहेसेंस हो सकती है। इसके अलावा डिस इंसर्शन हो सकती है कि जहाँ पे वो इंसर्ट हो रहा था वहाँ से ही वो टूट गया है, या फिर बहुत ज़्यादा खुद ब खुद जो है ना ये स्ट्रेच हो गया है, ठीक है, स्ट्रेचिंग आ गई इसके अंदर, लिवेटर एपोन्यूरोसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा आ गया है कि लिवेटर मसल जो है वो का एपोन्यूरोसिस जो है वो अटैच नहीं हो रहा अपनी जगह पे, तो उससे क्या हो जाएगा, तब भी ड्रॉप ही कर जाएगा ना, क्योंकि उसने अब आईलिड को खींचना नहीं है। अब इसकी जो कॉजेज़ हैं या फिर टाइप्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, कि एज के साथ साथ भी इसका जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, वो वीक हो सकता है। इसके अलावा हम ट्रॉमा की बात कर लें तो ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, डिसेंसेशन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सर्जरी वगैरह करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव करते हैं, तब भी ये हो सकता है, ठीक है, उनका जो फंक्शन है वो ख़राब हो सकता है। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, एपोन्यूरोसिस आपका ख़राब हो गया है, ठीक है, तो उसके फीचर्स क्या होंगे। इसके फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जाहिर सी बात है, चोट एक जगह लग सकती है, दोनों जगह लग सकती है, यूनिलेटरल बायलेटरल दोनों जगह हो सकती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हर जगह यही चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, एक और बात कि जो सिन काइनेटिक था, मार्कस गन था, वो आपका यूनिलेटरल होता है हमेशा, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपका ये इसके अलावा ना आपकी एक और बात करते हैं कि इसका जो आईलिड क्रीज होता है, आईलिड क्रीज जो होगा इसका वो हायर लेवल पे होगा। नॉर्मली जिस लेवल पे था अब उस लेवल पे नहीं होगा, बल्कि वो ज़रा ऊपर के लेवल पे चला गया है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, आईलिड क्रीज इज़ एट हायर लेवल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, ये आपने याद रख लेना, डायग्नोस्टिक पॉइंट है इसका, ठीक है। सो इसमें आईलिड जो क्रीज होती है, ये आपकी आईलिड सपोज करें तो इसमें जो क्रीज होती है वो अपर लेवल पे चली जाती है, ठीक हो गया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो आईलिड का जो लिवेटर फंक्शन है वो नॉर्मल रहता है। ये आपका MCQs में भी आ सकता है। अब इसमें क्या है कि आपका जो मसल आ रहा था पीछे से, ठीक है, ये मसल सपोज करें आ रहा है आपका, आने के बाद उसने एक बना दिया, ब्रॉड से शीट बना दी है। बात यह है कि हमारी शीट ख़राब हुई है, हमारा मसल तो ख़राब नहीं हुआ ना ऊपर से, ठीक है, वो उसका फंक्शन तो ठीक है। सो अगर ये ख़राब हो गया यहाँ से तो हम इसको अटैच करके ठीक कर सकते हैं, तो इसका फंक्शन जो एलिवेटर फंक्शन बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट है मैकेनिकल टॉसिस। तो मैकेनिकल टॉसिस में तो आपको पता ही होगा कि कोई भी आईलिड के ऊपर कोई ट्यूमर है, ठीक है, इसके लिए हमने पढ़ा था कि हमारा कोई क्लेजियन हो सकता है, उसकी वजह से वो फोर्स तक नीचे आ सकता है। इसके अलावा कोई इन्फ्लामेशन हो सकती है, इसके अलावा भी कोई इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको कोई ट्यूमर में न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस आ सकता है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से आपको जो आईलिड है वो ड्रॉप कर जाए। सो आपने क्लासिफिकेशन कर ली है।